Hello everyone, welcome again to online session of Model Law classes. I'm Dinesh Kumar, and in this video I will discuss the important topics of current legal GK from 16th October to 31st October 2023. So now we come to the important topics. The first important topic is dark pattern. अब बेसिकली हम समझेंगे व्हाट इज दिस डार्क पैटर्न। तो डार्क पैटर्न क्या होता है? जब कोई भी एंटिटी और पर्टिकुलरली कंपनीज कुछ ऐसा काम करती हैं या कुछ डिसेप्टिव प्रैक्टिस या अनएथिकल टेक्निक अपनाती हैं जिससे वो अपने बेनिफिट के लिए, बेनिफिट इन द सेंस ऑफ अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए और किसी प्रकार से एडवांटेज गेन करने के लिए कस्टमर के साथ कुछ डिसेप्टिव प्रैक्टिस अपनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डार्क पैटर्न। अब हम देखते हैं कि डार्क पैटर्न कितनी फॉर्म का हो सकता है। तो पहला है मिस डायरेक्शन। अब मिस डायरेक्शन क्या होता है? This involves using design element and wording to direct a user's attention away from important information. तो इसमें क्या करते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं जिससे जो यूजर का ध्यान है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से हटाकर किसी लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ वो आकर्षित कर देते हैं, जिससे वो अनइंटेंडेड चॉइस को सेलेक्ट करता है, यानी कि जिसको वो सेलेक्ट नहीं करना चाहता था वो उसी को सेलेक्ट कर लेता है। तो इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डार्क पैटर्न। सेकंड है हिडन कॉस्ट। तो कई बार जब वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें कुछ हिडन कॉस्ट छिपी होती है जो हम लोगों को या एज ए कस्टमर को पता नहीं होती। नेक्स्ट है रोच मॉडल। रोच मॉडल क्या होता है? मेकिंग इट इज फॉर यूजर टू साइन अप फॉर ए सब सर्विस बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैंसल और अनसब्सक्राइब। तो मतलब जब कंपनियां कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करती हैं और उस सर्विस को लेना बहुत ही आसान होता है लेकिन उसको छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ऑर्डर दे दिया और आप ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, या आपने किसी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब वो अनसब्सक्राइब हम उसको करना चाहते हैं तो वो हम उसको अनसब्सक्राइब नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्या है? स्नीक इनटू बास्केट। ये क्या है? ऑटोमेटिकली एडिंग आइटम्स टू यूजर शॉपिंग कार्ट विदाउट देयर एक्सप्लिस कंसेंट। तो जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो वो हमारी बिना परमिशन के हमारे जो शॉपिंग अकाउंट है, ठीक है, या शॉपिंग कार्ट है उसमें चीजों को ऐड करते जाते हैं, ठीक है, और जिससे उनकी सेल बढ़ जाती है और हम उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिनको खरीदने की हमारी इंटेंशन नहीं होती। नेक्स्ट है बेट एंड स्विच। promising a certain product or deal, but once the user is engaged, switching to something less favorable. तो जब मान लिया कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर डील के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डील करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उसको दूसरी तरफ ले जाया जाता है जो कि जिसको कि वो खरीदना नहीं चाहता। नेक्स्ट है कन्फर्म शेमिंग। Using guilt or shame to manipulate users into making a particular choice. इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि कुछ इस तरह के फ्रेज यूज करते हैं वो, जैसे नो आई डोंट वांट टू सेव मनी। मतलब जिसमें कि क्या है कि लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं और वो उसको वो प्रोडक्ट बेच देते हैं जिसको वो खरीदना नहीं चाहता। नेक्स्ट क्या है? स्कार्सिटी टैक्टिक्स। तो कई बार चीजों की वो कमी दिखाते हैं कि ये दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर आइटम जो है वो रनिंग शॉर्ट हो रहा है या रनिंग आउट हो रहा है, तो इसलिए फिर लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है ट्रिक क्वेश्चंस। कई बार वो इस तरह के क्वेश्चन यूज करते हैं जो कि मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है जिससे कि वो कस्टमर को अफेक्ट करते हैं। फोर्स्ड कंटिन्यूटी, ऑटोमेटिकली रिन्यूइंग सब्सक्रिप्शन। जैसे हमने किसी का सब्सक्रिप्शन ले लिया और वो उसका सब्सक्रिप्शन हमारी बिना परमिशन के ही रिन्यू हो जाता है, तो इस चीजों को ये आता है फोर्स कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है प्राइवेसी जैकरिंग, मैनिपुलेटिंग यूजर्स इनटू शेयरिंग मोर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो कई बार
जो यूजर हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, जितने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये एक ऑफेंस है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है या जो डार्क पैटर्न है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिविल रॉन्ग under Section 18 of the Consumer Protection Act 2019, and it also fall within the definition of cyber crime. It also fall within the definition of cyber crime. Now we come to next. Governor's power over state bills in India. तो ये टॉपिक जो है काफी कंट्रोवर्शियल है और आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि देखिएगा, जब भी हमारी पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वो कानून जब तक उस पर जब पार्लियामेंट किसी बिल को पास करती है तो वो बिल तभी कानून बनता है, जब एक्ट बनता है, जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं आर्टिकल 111 के अनुसार। सिमिलर सिचुएशन इज इन द केस ऑफ गवर्नर। सो आर्टिकल 200 गवर्नर को यह पावर देता है कि जब वो किसी बिल पर साइन करेंगे तब ही वो बिल एक्ट बन पाएगा। अब अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है तो उस बिल के वो बिल जाता है किसके पास? गवर्नर के पास। अब यहाँ पर गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि गवर्नर अपनी कंसेंट दे देगा, ठीक है? और जब वो कंसेंट दे देगा तो वो बिल कानून बन जाएगा। सेकंड है आपका रिटर्न विद रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है? तो गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट कर देगा, किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर गवर्नर कोई उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट करता है तो फिर वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। अब आर्टिकल 201 ये पावर देता है गवर्नर को कि वो कुछ बिलों को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि जब प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी वो बिल कानून बन पाएंगे। नेक्स्ट है विद होल्डिंग एसेंट। फोर्थ पॉइंट है कि वो अपनी एसेंट को विद होल्ड कर सकता है। अब व्हाट इज दिस विद होल्डिंग एसेंट? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिल गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर ने उस पर ना तो अपनी कंसेंट दी और ना ही उसको रिटर्न किया, इट मीन्स दैट ही हैज विदहोल्ड हिज कंसेंट। उसने अपनी कंसेंट को उस पर विदहोल्ड कर दिया, ठीक है? नाउ अभी जो टॉपिक है ये विदहोल्डिंग कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर कितने दिन में किसी बिल पर साइन करेगा, ठीक है? तो जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि जब कोई लेजिस्लेटिव असेंबली बिल भेजती है गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए और गवर्नर उस पर साइन नहीं करता, देन इट इज डीम्ड दैट गवर्नर हैज विदहोल्डिंग द एसेंट, ठीक है? अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 2 स्टेट में इस तरह के मैटर हुए। पहला मैटर हुआ तमिलनाडु में, ठीक है? तमिलनाडु में क्या हुआ कि तमिलनाडु में जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है नीट, उसको रिप्लेस करना चाहती है तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उस बिल पर साइन नहीं किए। सेकंड है केरला में लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल और केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पर गवर्नर ने साइन नहीं किए। सो मैटर जो है पहुंचा एसएलपी के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पेटिशन। स्पेशल लीव पेटिशन का मतलब है ये आर्टिकल 136 में दी गई है, और जब हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली किसी भी अथॉरिटी के डिसीजन के खिलाफ, बी इट लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी लाइक द गवर्नर, जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल लीव पेटिशन, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि आल्दो कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी गवर्नर को ऐसे बिल्स पर साइन एज सून एज पॉसिबल करने चाहिए, ठीक है? Now we come to next act, and this is the Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021। अब बेसिकली ये रेगुलेशन है क्या? एक एक्ट है हमारे देश में सरोगेसी एक्ट, और सरोगेसी एक्ट
के जैसा ही एक दूसरा कानून ये बनाया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन। ठीक है, अब जो ART रेगुलेशन है, तो इसमें कुछ क्लिनिक्स होते हैं जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, जो इंटरेस्टेड कपल होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं? नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड। तो इस एक्ट के द्वारा एक नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोर्ड बना है, ठीक है, जो इसको और जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लिनिक्स, उनको रेगुलेट करता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? This act defined to include various techniques used to achieve pregnancy outside the human body, such as vitro fertilization, gamete donation, etc. अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका है? तो ये जो पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डोनर जो है उसकी एज लिमिट है मेल के रेफरेंस में 21 to 55 और फीमेल में 23 to 35। ठीक है, इसके आगे की एज, ऐसे ज्यादा एज वाले पर्सन एलिजिबल नहीं है एज ए डोनर के लिए। कंडीशन क्या है? जो भी पर्सन इस तरह से डोनेट करेगा उसकी रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए। तो अगर कंसेंट रिटर्न नहीं है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अब जो चाइल्ड पैदा होगा इस प्रोसेस के द्वारा, वो उन्हीं पेरेंट्स का एक बायोलॉजिकल चिल्ड्रन माना जाएगा या बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है, और इस पे जो पर्सन डोनर करेगा, डोनेट करेगा, उसके कोई लीगल राइट नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए उस पर्सन की जो कंसेंट है वो रिटर्न में ली जाती है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, जो इसकी शॉर्टकमियां हैं। पहला क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ अनमैरिड एंड हेट्रोसेक्सुअल कपल। अब ये केवल उन्हीं, ये फैसिलिटी का बेनिफिट केवल वही लोग ले सकते हैं जो कि मैरिड हैं। ठीक है, और ये जो अनमैरिड कपल हैं, जो हेट्रोसेक्सुअल कपल हैं, वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी रिक्वायरमेंट। दिस एक्ट restricts access to ART services to those commissioning couple only who have been unable to conceive after 1 year of unprotected coitus। तो मतलब अगर किसी कपल को 1 ईयर तक चाइल्ड नहीं होता है तो ये उन्हीं की हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस रिक्वायरमेंट में एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स और कपल हु सीक ART फॉर रीजन अदर देन इनफर्टिलिटी। तो मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है वो केवल इनफर्टिलिटी की ग्राउंड पे ही लिया जा सकता है और किसी अदर ग्राउंड में नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट क्या है कि इसमें कोई क्लिनिक इस सर्विस के कितने पैसे चार्ज करेगा ये रेगुलेटेड नहीं है, इस पर कानून नहीं है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? क्लिनिक अपनी इच्छा के अनुसार बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, तो इसको भी हमें रेगुलेट करने की आवश्यकता है। So, dear students, I have discussed all these 3 important topics of current legal GK. I will come again with the next such videos. Till then, thank you very much. Goodbye.